हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। तो हम लोग इस चैप्टर के लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। इस चैप्टर के अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या आप आई बटन पर जाकर के उसको देख सकते हैं। क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे अपलोड करेंगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है लघुतरीय का, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। अगर हम पोषण की बात करें तो पोषण का मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि भोजन है। और भोजन हम लोग ग्रहण क्यों करते हैं, तो भोजन हम लोग ऊर्जा के लिए ग्रहण करते हैं। शरीर में बहुत सारे गतिविधियां हैं, उसको करने के लिए हम लोग भोजन को लेते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि आपका शरीर का वृद्धि होना, लंबाई बढ़ना, आपके दाढ़ी मूंछ का निकलना, आपके बाल का, यानी हर एक गतिविधि को करने के लिए हम लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम इसी से पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, इसी से हम लोग प्रोटीन को लेते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हम जीवों को भोजन या पोषण बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। इसका उत्तर आपको ऐसे लिख लेना है, उपापचय क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्यंत पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आता है कि पोषण की परिभाषा लिखिए। तो अभी हमने आपको समझाया कि पोषण का मतलब क्या होता है, तो वही आपको बताना है कि पोषण की परिभाषा क्या होता है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? उत्तर में देखिए हमने लिखा है कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने उपापचय क्रिया के लिए करते हैं, पोषण कहलाता है। अब यहाँ पे समझना है कि जो पोषक तत्व है वो क्या क्या है। तो पोषक तत्व में आपका प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है, पोषक तत्व में प्रोटीन आ जाएगा, विटामिन आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद खनिज लवण आ जाएगा, यानी मिनरल्स कह सकते हो। तो ये सारे चीज को जब हमारा शरीर या कोई वस्तु, कोई जीव का शरीर क्या करता है, ग्रहण करता है, किससे? भोजन से। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है। तो देखिए, स्वपोषण का दूसरा नाम आप लोगों को पता होगा, प्रकाश संश्लेषण। और नहीं पता है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे ये प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं। तो स्वपोषण की जो क्रिया होती है बच्चों, वो पेड़ पौधों में होता है। किसमें होता है? पेड़ पौधों में होता है। और ये जो प्रकाश संश्लेषण का भी जो क्रिया है वो पेड़ पौधों में ही होता है। तो इस वजह से स्वपोषण और प्रकाश संश्लेषण दोनों सेम चीज है। आपको स्वपोषण की जगह पे प्रकाश संश्लेषण लिखा हुआ भी मिल सकता है। अब यहाँ पे बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होना चाहिए स्वपोषण में। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। अगर जिसमें क्लोरोफिल है तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। साथ में उसको CO2 चाहिए, फिर उसके बाद H2O चाहिए, और उसके बाद चाहिए क्लोरोफिल, CO2, उसके बाद चाहिए खनिज लवण। क्या चाहिए? खनिज लवण। तो ये सारे चीज मिल करके क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो उम्मीद करते हैं खनिज लवण और एक चीज और, खनिज लवण तो CO2 H2 हो गया, एक सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन चार चीज से क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। अब इसका हम उत्तर लिखे हैं, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे उत्तर लिख लेना है। स्वपोषण में निम्न परिस्थितियों का होना आवश्यक है। एक तो आपका पर्णहरित या क्लोरोफिल का होना, सेकंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होना, थर्ड आपका जल का होना, और फोर्थ में सूर्य का प्रकाश का होना। अब यहाँ पे एक चीज और निकल के आता है कि सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कौन करता है? तो पेड़ की पत्तियां करता है। और इस वजह से पेड़ की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है, जो आपको हम आगे समझाने वाले। प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है इसको, जो आगे आपको आएगा क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा था कि उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो उपोत्पाद के रूप में आपका ऑक्सीजन बनता है, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं हम लोग सांस लेने में, और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और इसको पेड़ पौधा क्या कर लेता है? उसको वो अपने इस्तेमाल में मतलब ले आता है।
अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है कि परपोषण से आप क्या समझते हैं, यानी परपोषण का डिफिनेशन देना है। देखिए परपोषण का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पर का मतलब दूसरे पर का मतलब क्या हुआ, दूसरे पर। पोषण का मतलब अभी हमने आपको बताया भोजन ग्रहण करने के बाद जो हम लोगों को प्राप्त होता है, क्या हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, पोषक तत्व या जो ऊर्जा प्राप्त होता है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो इस चीज को परपोषण कहा जाता है। उदाहरण इसका देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं, परपोषण पोषण का वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषण बोलते हैं। और परपोषण के उदाहरण में आप देख सकते हैं कि मनुष्य है, हम लोग किसी न किसी रूप से दूसरे जीव पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, दूसरे पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं अपने भोजन के लिए। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हम जो मनुष्य वो परपोषी के उदाहरण है, परपोषण हम लोग करते हैं। उसी प्रकार से जीव जंतु जो भी है वो भी आपका परपोषण का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए मृत का मतलब होता है मरा हुआ, ठीक है, मरा हुआ, और जीवी का मतलब जीव, जीवी का मतलब जीव, और पोषण का मतलब तो समझ में आया ही कि जो भोजन ग्रहण करता है। तो वैसा जीव जो मरे हुए जीव पर अपना भोजन ग्रहण करता है या मरे हुए जीव के शरीर से अपने आप को ऊर्जावान करता है, तो इस चीज को हम कहते हैं मृत जीवी पोषण। इसका देखिए हमने परिभाषा लिखा है कि वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण। और उदाहरण के रूप में आप कवक देख सकते हैं, बैक्टीरिया देख सकते हैं। आप ऐसे भी देखिए कि कोई जब जानवर मर जाता है, कोई जब इंसान मर जाता है, तो उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। अब एक कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, इस इंसान को या इस जानवर को खाना स्टार्ट कर देता है। और एक खाना क्यों स्टार्ट करता है, क्योंकि इससे ये क्या कर रहा है, अपना पोषण ग्रहण कर रहा है, इससे ये अपना जो कार्बनिक पदार्थ है उसको वो अवशोषित कर रहा है। तो अवशोषित करने के बाद ये अपना वृद्धि करता है, अपने आप को ये आगे की ओर बढ़ाता है। तो इस चीज में हम देख पाए कि मरे हुए जीव पर जो जीव पोषण करते हैं या जो जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो ऐसे जीव को मृत जीवी पोषी कहा जाता है, मृत जीवी पोषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है, तो वैसा पोषण होता है जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। अब इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा, तो मान लीजिए ये कोई जीव है और ये आपका बी कोई जीव है, और ये जो बी जीव है ये पर क्या कर रहा है, या तो इस संपर्क में रह रहा है या दूर से ही इससे अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, इससे अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। तो जब ये पोषण प्राप्त कर रहा है तो इस जीव को कहा जाता है परजीवी। एग्जाम्पल के रूप में आप अमरलता को देख सकते हैं। अमरलता क्या करता है, वो दूसरे पेड़ पर जाकर के अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि अमरवेल या अमरलता आपका परजीवी पोषण का उदाहरण है। सेकंड में आपका टेपवर्म भी उसी प्रकार का जीव है। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, जिसमें कहा गया कि प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं। देखिए प्राणी समपोषी करने का मतलब वैसा प्राणी जो दूसरे जीवों पर क्या करता है, निर्भर होता है। देखिए हमने लिखा है वैसा जीव जो अपना पोषण के लिए दूसरे जीवों या पेड़ पौधों पर आश्रित रहकर पूरा करता है, तो उसको हम लोग प्राणी समपोषी जीव कहते हैं। जैसे कि हम मनुष्य, जीव जंतु, जानवर, ये सभी क्या है, प्राणी समपोषी जीव है। क्यों, क्योंकि हम दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं कि उससे जो भी प्राप्त होगा उसको हम लोग अपना पोषण करेंगे, उससे हम लोग अपना भोजन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप लोग मछली पर निर्भर हैं, तो ये मछली क्या हो गया, यहाँ पे प्राणी, जो भी आप जिस जीव पे आप निर्भर, तो आप हो गए प्राणी सम, और जिस पर आप निर्भर है वो आपका मछली हो गया। फिर आप पेड़ पौधों पर भी निर्भर रहते हैं। जैसे कि आपको चावल चाहिए तो पौधा पे निर्भर है, धान के पौधा पे निर्भर है। फल चाहिए तो आप फल के पेड़ पे क्या है, निर्भर है। तो ये सारे चीज को हम प्राणी समपोषी जीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण से ये हम लोग समझते हैं
कि पेड़ अपना जिस तरीका से या जिस विधि से भोजन को बनाता है या अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी चीज को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और आपको अभी हमसे पहले हमने बताया भी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। सूर्य के प्रकाश हो गए, फिर उसके बाद क्लोरोफिल हो गया, CO2 हो गया, H2O यानी जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सब मिलकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। तो देखिए हमने लिखा है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर इसको हम सूत्र के रूप में देखें तो इस तरीके से इसका सूत्र होता है 6CO2 प्लस 12H2O, इसका एरो के चिन्ह लगाएंगे, C6H12O6 6O2 प्लस 6H2O। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका पूरा नाम क्या होता है। C6H12O6 का पूरा नाम क्या होता है, आप हिंदी में टाइप करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। अभी हमने आपको समझाया भी था जब प्रकाश संश्लेषण की बात को बता रहे थे, तो कि प्रकाश संश्लेषण में जो पत्तियां होती हैं वो किस तरीके से अपनी भूमिका को अदा करती हैं, ये चीजों को हमने आपको समझाया भी था। तो पत्तियां क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को क्या करती है, ग्रहण करती है। क्यों ग्रहण करती है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और एक क्लोरोफिल जो है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन को तैयार करता है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि जो पत्तियां होती है वो आपका प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। तो इसका उत्तर में आपको ऐसे लिख लेना है कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाने के कारण पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। और कोई जरूरी नहीं है कि जैसे हमने आपको लिखाया वैसे ही लिखे, हम जो आपको बोल रहे हैं उससे भी अपना अलग तरीका से भी आंसर आप लिख सकते हैं जो हमने आपको समझाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, जिसमें कहा गया है कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। इसका क्या उत्तर होगा, तो उत्तर में हमने लिखा है कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में विभक्त किया जाता है और शरीर इन अणुओं को अवशोषित कर ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को भोजन का पाचन कहते हैं। अब हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भोजन को ग्रहण किया, तो जैसा आपने भोजन ग्रहण किया क्या वैसा ही आपके शरीर से बाहर निकलता है, नहीं ना, वैसा नहीं निकलता है। तो ये भोजन को, जैसे आपने रोटी ग्रहण किया तो रोटी तो नहीं निकल पाता है ना, वो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकालता है। तो ये जो रोटी को बीच में पचने की जो क्रिया होगा, यानी कि रोटी से अवशिष्ट पदार्थ में बनने की जो क्रिया हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं पाचन। अब जैसे आप ऐसे भी समझिए कि आपने रोटी को ग्रहण किया तो पहले इसको मुंह में एकदम पूरा तरीके से इसको पीस दिया, उसके बाद आप एंजाइम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि HCl हो गया, फिर अमाशय जठर रस हो गया, ठीक है, अमाशय की दीवार से जो निकलता है जठर रस। तो ये सारी चीज मिल करके क्या करते हैं, उस भोजन पे काम करते हैं और उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे अणु में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने की कोशिश करते हैं, और उससे जो ही पोषक तत्व होता है वो शरीर क्या कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है ऊर्जा के रूप में, और जो भी अवशिष्ट यानी जो बेकार चीज होता है उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये क्रिया को ही पाचन कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें कहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, उनके नाम लिखिए। मुख गुहा का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, मुंह, ठीक है। तो हम लोगों के मुंह में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो ये 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन, तो आइए उनका नाम जान लेते हैं। एक तो आपका है पैरोटिड लाल ग्रंथि, सेकंड आपका है सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथि, और थर्ड आपका है सब लिंगुअल लाल ग्रंथि। ये 3 तरीके के लाल ग्रंथि हम लोगों के मुंह में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखिए। तो देखिए मनुष्य में जो अमाशय है वो 3 पार्ट में बटा होता है। एक आपका कार्डियक भाग कहलाता है, सेकंड आपका पाइलोरिक भाग कहलाता है, और थर्ड आपका फुंडिक भाग होता है। ये 3 तरीके से आपका अमाशय बटा होता है आपके शरीर में, आपके पेट में, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पूछे कि अमाशय कहाँ होता है बाबू, तो आप बताएंगे कि ये पेट में होता है, अब न कि आप बता दीजिए कि दिमाग में होता है, ऐसा चीज नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के जो छोटी आंत की लंबाई है वो कितनी होती है। छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखिए।
तो देखिए मनुष्य के जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो करीब करीब 6 मीटर की होती है। कितनी होती है? 6 मीटर की होती है। इसकी जो छोटी आंत में जो 3 भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका ग्रहणी है, सेकेंड आपका जेजुनम है और थर्ड आपका इलियम है। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ग्रहणी के छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपके चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। आप लोगों को जैसा भी वीडियो लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं।